हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विकी कुमार बहादुर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। अभी झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जिनका साइंस और कॉमर्स वालों का एग्जाम हुआ है, तो आओ जल्दी से हम लोग जो है अब हम लोग आंसर की मैच करते हैं और आप लोग मैच करना कि आप लोगों का कितना कितना नंबर जो है सही हुआ है और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना कि कितना कितना नंबर किसका किसका जो है वो सही हुआ है। ठीक है, चलो आओ समय नहीं गवाते हैं, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम। बोला गया अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पाद की तकनीकी के चयन से है। तो ये जेक का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है और ये संबंध होता है कैसे उत्पादन करे, यानी हाउ टू प्रोड्यूस, यानी 1 का आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया है द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यूटिलिटी। यानी यूटिलिटी जो होता है वो वैल्यू होता है जो उसको पूरा करता है। ठीक है, 2 का आंसर होगा 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला गया है हु प्रोनाउंस द ऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को कल ही पढ़ाए थे कि कर्मवाचक जब बोलेगा तो इसका राइट आंसर होगा हिग्स। ठीक है, हिग्स, तो इसका भी आंसर 2 होगा, 3 का भी आंसर 2 होगा। कल ही पढ़ाया वाला क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आई डेफिनेटली कि उन लोगों का जो है वो तो कम से कम नहीं होने से भी तो 35 प्लस जो नंबर है वो सही हुआ ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच फॉलोइंग फिगर्स शोज। ये बोला गया है ये क्या दिखाता है। देखो सिंपल बात है, ये एक ग्राफ बना हुआ है जहां पे नीचे डिमांड को दिखाया है और प्राइस। देखो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। प्राइस मान लो अगर पहले किसी गुड्स का प्राइस 10 था तो प्राइस अब भी 10 है, लेकिन उसका डिमांड जो है वो देखो डिमांड बदल रहा है, डिमांड इंक्रीज हो गया। तो ये कहलाता है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है, तो ये देखो 4 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोल रहा है द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है। कल ही बताए थे कि अगर किसी पर्सन का इनकम बढ़ रहा है लेकिन अगर उसका डिमांड घट रहा है तो ये गिफिन वस्तुएं हैं और गिफिन वस्तुओं को ही जो है वो घटिया वस्तु कहा जाता है। यानी 5 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कल ही पढ़ाए थे ये क्वेश्चन। 5 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस इज रिलेटेड टू। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है। तो 6 का आंसर होगा आपका राइट ऑप्शन नंबर ए, पैमाने के प्रतिफल से, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला गया है प्रोडक्ट फंक्शंस इज एक्सप्रेस्ड एज। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। तो 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कल ही हम बताए थे कि अगर कोई भी फैक्टर है, सपोज कर लो के है और इसके बाद मान लो एफ है और के है, तो जब भी इसको हम लोग डिटेल में शो करेंगे तो इसका जो नंबर है उन सबको जो है वो मल्टीप्लाई करके दिखाया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल 60, व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 10 यूनिट्स ऑफ दैट आर्टिकल। किसी वस्तु की उत्पादन में स्थिर लागत, यानी कि मान लो कि कोई गुड्स है जिस गुड्स का फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बोल रहा है 60 रुपया है और अगर वो 10 इकाई बनाया तो एवरेज उसका एवरेज कॉस्ट कितना होगा। तो हमको पता है एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे यूनिट से, तो 60 को डिवाइड करेंगे 10 से यानी कि 6। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 8 का आंसर होगा आपका 3। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन टू इनऑक्यूपेंट कर्व्स प्रेजेंट। 2 समोत्पाद वक्रों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन स्तर में परिवर्तन, डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, 9 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यानी 10 का आंसर होगा आपका 1 नंबर। ठीक, 11 नंबर बोला गया है विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से किस लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि स्थिर लागत में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द शेप्स ऑफ एवरेज कोस्ट कर्व। एवरेज कोस्ट कर्व यानी औसत लागत वक्र जो होता है वो यू आकार का होता है, हम सबको पता है। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है इन विच मार्केट AR बराबर MR, यानी बोल रहा है किस बाजार में AR जो है वो MR के बराबर होता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन में AR बराबर MR बोल रहे हो, या तो फिर आप बोल रहे हो MR बराबर AR होता है। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा 1 नंबर। 13 के बाद 14 नंबर पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इंडिफरेंस गुड्स आर प्रोड्यूस। किस टाइप के मार्केट में जो है वो वस्तुओं का विभेदीकरण पाया जाता है। तो हम आप लोगों को ये कल ही बताए थे। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। ठीक है, 14 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 14 का 2 हो गया। 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला गया है द बेसिक कंडीशन ऑफ ए फार्म इक्विलिब्रियम इज। फार्म के संतुलन की क्या शर्त है। तो फार्म का संतुलन का शर्त होता है जहां MR बराबर MC होता है, यानी 15 का आंसर होगा आपका 4। ठीक है, 15 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये कल पढ़ाया हुआ है। सप्लाई क्रिएट्स विट्स ऑन डिमांड हु सेड, यानी पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। ये किसने कहा था। तो ये JBC ने कहा था। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कल ही पढ़ाया हुआ था। 16 के बाद आते हैं 17 नंबर पे। व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ लमसम टैक्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। लमसम पेमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देख लेना, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। 17 के बाद 18 नंबर। मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज। बोला गया है बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। तो 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 18 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस ऑफ ट्रेंड। बोल रहा है कि अगर कभी भी डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ गया तो उससे प्राइस भी क्या हो जाएगा, अपने आप प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 9 का आंसर होगा 2। ठीक है, 19 का 2। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर। बोला कल ही बताए थे कि प्राइस वहां तय होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। कल ही ये चीज बताए थे, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। तो 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 20 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको ये पता था, मॉडल पेपर में जे का पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, JM किन्स ने। ठीक है, तो 21 का हो गया 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन GNP और NNP। तो ये हम लोग को पता है, GNP और NNP में फर्क होता है। इसका राइट आंसर होगा 3, NNP बराबर GNP माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बोला गया एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल जो है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है। तो 23 का यानी स्टॉक चर किस तरीके का उदाहरण है। तो 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि पूंजी। ठीक है, पूंजी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बोला गया है 24 में टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन द वन टाइम वर्क कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। यानी कि अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय अगर एक ही गुड्स और सर्विसेज को बार बार जोड़ो तो वो आपका डबल काउंटिंग कहलाएगा, यानी कि दोहरा गणना कहलाता है। तो 24 का आंसर होगा 3। 24 के बाद आगे आते हैं 25 नंबर पे। बोल रहा गया है व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स इज मैन्युफैक्चरिंग वेल द फॉलोइंग गुड्स। बोला गया है यानी गेहूं, और हम आप लोगों को कल एक तरीका बताए थे कि अगर ABCD रहे और अगर D नंबर पे ऑल ऑफ दिस बोले तो ऑल ऑफ दिस को टिक मार देना। ठीक है, तो 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में द फंक्शन ऑफ मनी इज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मनी का ये सब फंक्शन है। तो 26 का आंसर होगा आपका 4। ठीक, 26 के बाद आते हैं 27 नंबर पे। हु सेड मनी इज व्हाट मनी डज। यानी किसने कहा था कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। तो 27 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। हटले ने कहा था कि मनी वो है जो मनी का काम करे। 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज। तो हम सबको पता है सेंट्रल बैंक RBI होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 28 का 2 हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पे। देखो 29 नंबर पे क्या बोल रहा है, द मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ये सब काम करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4। ठीक है, 29 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द ऑटोमोशंस एजम्पशंस इन द कंजम्पशन फंक्शंस। तो यहाँ ए के बारे में पूछा, तो ए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 30 का 2।
आगे बढ़ते हैं, 30 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हाँ जी, 31 नंबर पे क्या बोल रहा गया है, रिसेशंस इन ए स्टेट व्हेन द इकोनॉमी, बोला गया है मंदी की अवस्था में, एक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो मंदी की अवस्था में सब चीज जो है वो गिर जाता है, रोजगार, उत्पाद सब घट जाता है। तो 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक, इसके बाद 32 नंबर पे आ रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस का जो वैल्यू है वो बोला है 0.2 है, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, K = 1 माइनस एमपीएस। तो यहाँ के 1 बाय एमपीएस का वैल्यू 0.2 है, ये कट जाएगा तो यहाँ 10 लगेगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद 32 हो गया। 32 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। आओ 33 पे, तो इतना सोचने का जरूरत नहीं है। 33 का आंसर, ये भी इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जेक का मॉडल पेपर में ये दिया था क्वेश्चन। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, विच इज डिटरमाइंड फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 34 का आपका हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो 34 का 3 नंबर होगा। 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर पे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ये दोनों आता है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को आंसर ही चाहिए। 36 का आंसर होगा आपका 2। ठीक, 36 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 37 हो गया। आगे बढ़ते हैं 37 के बाद 38 नंबर। तो 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो 38 हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग हमको कमेंट करके बता देना कि किसका कितना आंसर जो है सही आया है। और हाँ, परसों आप लोगों का अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी के लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज टोटल 6 से लेकर के 8 गो मैं आप लोगों को 40 नंबर का 6 से 8 टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जिसको अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो एग्जाम में आपका मोर देन 90% नंबर जो है वो सब ऑब्जेक्टिव में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी अच्छे से देख करके जरूर आप लोग पढ़ लेना और कमेंट करके बताना कि किसका कितना सही हुआ है।